हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका आज की प्लेसेस इन न्यूज़ की नई डिस्कशन में। आज हम डिस्कस करेंगे इस हफ्ते की सारी इंपॉर्टेंट लोकेशंस, जानेंगे उनके बारे में कुछ फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स और रिवाइज करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो पहले आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप देख के बताइए कि वर्ल्ड मैप में वो कहाँ पर है, क्या आप उसको सही से आंसर कर पा रहे हैं या नहीं। तो देखिए, क्वेश्चन है जीईआरडी के बारे में, ग्रेट इथोपियन रेनेसां डैम। बार बार इस टॉपिक को हम देख चुके हैं। इसके बारे में 3 स्टेटमेंट है। इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द ब्लू नाइल ऑन द बेनेसांगुल गुमज रीजन ऑफ इथियोपिया. Blue Line contributes 85% of total flow of Nile River. The dam is located on the upstream confluence of White Nile and Blue Nile at Khartoum. आपको मुझे बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है और तीनों को गौर से पढ़ना, उसके बाद इसको आंसर करने की कोशिश करना। हो सके तो अभी कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दो। बाय द एंड ऑफ द वीडियो हम दोबारा आके देखेंगे कि आपने सही आंसर किया है या नहीं। तो गो थ्रू इट, एक बार इसको देखिए और थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लेसेस इन इथियोपिया एंड देयर सिग्निफिकेंस। टिग्री रीजन, नॉर्दर्न मोस्ट रीजन बॉर्डरिंग इरिट्रिया, लेक टाना, सोर्स ऑफ व्हाइट नाइल। अम्हारा रीजन, होम टू सीमेन माउंटेन नेशनल पार्क। हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? अब जरा बताइए इसमें क्या गलत है या क्या सही है। चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिए आंसर और मैं आपसे दोबारा मिलता हूं इस डिस्कशन के बाद। अब आगे बढ़ें उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। देखिए, आप में से कई लोगों ने हमें बार बार कॉल किए, मैसेजेस किए कि देखिए सर, हमें अभी भी जो प्रतिज्ञा दिवस का ऑफर है वो चाहिए, हम एनरोल करना चाहते हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए काफ़ी डिस्कशन हुई और फाइनली ये डिसाइड किया गया कि प्रतिज्ञा दिवस के ऑफर्स को 3 दिन के लिए एक्सटेंड किया गया है। सो इस मंथ के एंड तक आप 30 तक इस ऑफर का फ़ायदा ले सकते हैं, जहां पर आपको जो प्रहार है, हमारा इंग्लिश का बैच 1 साल वाला 2027 के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रहार है फॉर हिंदी, प्रहार है फॉर इंग्लिश और टाइटन है कंप्लीटली इंग्लिश। ये तीनों बैचेस में से आप कोई भी बैच चूज कर सकते हैं अभी सिर्फ 9,000 रुपये में। 2028 का जो 2 साल का हमारा बैच है उसमें भी संकल्प और पिनाकल, संकल्प इंग्लिश, संकल्प हिंदी और पिनाकल इंग्लिश, ये आपको मिल रहा है अभी सिर्फ 11,000 में। और 2029 के लिए जो प्रारंभ का बैच है, जो इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश तीनों में उपलब्ध है, कॉलेज स्टूडेंट्स जिसमें एनरोल करके अपना फायदा ले सकते हैं, वो अभी आपको मिल रहा है 27,000 से स्टार्ट है और 1 साल की एक्स्ट्रा वैलिडिटी अभी आपको मिल रही है। तो आपके पास अभी मौका है, आप एनरोल कर सकते हैं। डिटेल्स आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या कमेंट बॉक्स में एक लिंक पिंड होगा, वहां से मिल सकती है, या फिर आप ईमेल कर सकते हैं pw.live की वेबसाइट पर जाके डिटेल में इसके बारे में जानकारियां ले सकते हैं। तो अभी मौका है, आप एनरोल कर सकते हैं और डोंट मिस द चांस। तो चलते हैं अब इसके बाद आगे। तो सबसे पहली बात आती है इथियोपिया की। अब इथियोपिया न्यूज में क्यों आया है? इथियोपिया की न्यूज में आने का कारण यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनके नए जो प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं, अबई अहमद अली, उनको कांग्रेचुलेशन मैसेज भी भेजा और ये काफी न्यूज में रहा ये मामला कि भाई इथियोपिया में नए प्राइम मिनिस्टर आ गए। तो इथियोपिया जुड़ा हुआ एक ऐसा इलाका है जहां खूब सारी जोग्राफिकल आईआर से जुड़ी हुई चीजें यहां पर रेलेवेंट बनाती हैं इसको लोकेशन के हिसाब से। तो इथियोपिया पहली बात तो कहां पर है? देखो, अगर आप अफ्रीका का मैप देखोगे ना, तो अफ्रीका का मैप कुछ ऐसा आपको दिखेगा। यहाँ एक सींग है, ठीक है, ऐसे यहाँ आपको फिर अरबियन पेनिनसुला आता है। ये जो सींग है इसे कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में यहाँ पर जो कंट्री है उसका नाम है सोमालिया। यहाँ हॉर्न पे जो कंट्री है दिस इज सोमालिया। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ओवरऑल 4 देश होते हैं, इसको हम गिनते हैं, उसे कहते हैं सीड। सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूटी, ये 4 देश बनाते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इन्हीं में से एक कंट्री है इथियोपिया। और इथियोपिया SEED, S फॉर सोमालिया, E फॉर इथियोपिया, E फॉर इरिट्रिया एंड D फॉर जिबूटी। इसमें जो इथियोपिया है ये एक ऐसी कंट्री है जो सीड की शायद सबसे बड़ी कंट्री है, लेकिन उसके बाद भी इसके साथ एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। इसके साथ डिसएडवांटेज ये है कि ऐसा देश है जो कि लैंड लॉक्ड है और लैंड लॉक्ड होने की वजह से इसके पास एक्सेस नहीं है ओशन का। तो ये इसके लिए बड़ी दिक्कत की बात थी कि भैया हमें एक्सेस मिले। और यहाँ पर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद ये इलाका हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बाकी 3 देशों की तुलना में ज्यादा डेवलप कर रहा है। तो इसके आसपास कई सारे इलाके हैं, कई चीजें जो खबरों में बनी रहती है। तो पहले वो थोड़ा बहुत आप जान लीजिए। देखिए, इथियोपिया के बारे में पहली चीज आपको समझनी पड़ेगी, इथियोपिया से आपकी जो ब्लू नाइल है वो ओरिजिनेट करती है लेक टाना से और वो इथियोपिया में ही है। और वहां से ब्लू नाइल निकलती है और सूडान के पास एक जगह है जिसका नाम है खार्तूम, जो कैपिटल भी है सूडान की। वहां पर जाके ब्लू और व्हाइट लाइन मिलती है और फिर ये आगे जाती है। तो ब्लू नाइल के ऊपर ही एक डैम बनाया उन्होंने, उसका नाम रखा GERD, गर्ड, यानी ग्रेट इथियोपियन रेनेसां डैम।
ये बना कहाँ है? एबी का इलाका है, एबी रिवर्स को वहां कहते हैं, ब्लू नाइल्स का पूरा नाम है। कहाँ पर? तो बेनिशगुल गुमुज रीजन में ही, जो सूडान के बॉर्डर के बिल्कुल पास है। तो ऐसा नहीं कि सूडान के अंदर बना दिया, लेकिन इसको लेकर झगड़े बहुत सारे होने। क्यों? क्योंकि इथोपिया का कहना है कि भैया ये हम अफ्रीका का हमने सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाया है, इस डैम के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी की सख्त जरूरत है। पर इसको लेकर इजिप्ट और सूडान सख्त है, उनका कहना है भाई तुम सारा पानी रोक दोगे, दैट इज नॉट फाइन। तो इस चक्कर में इजिप्ट को डर है कि उसको फ्रेश वाटर नहीं मिलेगा, सूडान को डर है कि उसको फ्रेश वाटर नहीं मिलेगा। इथोपिया कहना है भाई कोई नहीं, हम तो डैम बनाएंगे, और बना ही लिया ऑलमोस्ट उन्होंने। इसको लेकर इजिप्ट का ये कहना है कि भाई देखो पहले ना ज्योग्राफी समझो क्या है। देखो यहाँ है इथोपिया, इथोपिया से यहाँ नाइल चली, यहाँ इन्होंने ग्रेट रिनासा डैम बनाया है। और ये रिवर जो है ऊपर से नीचे नहीं आ रही है, ध्यान रखना। ये वाली हो गई व्हाइट नाइल, ये हो गई ब्लू नाइल, ये दोनों चलती है और यहाँ से फिर खार्तूम में मिलती है, फिर नाइल ऐसे ऊपर जाती है। तो इजिप्ट ना हिस्टोरिकली बहुत पावरफुल रहा है, और इसके ऊपर यूरोपियंस का भी थोड़ा साया था सर पे, क्योंकि यहाँ पर है ये रेड सी है, यहाँ से निकलती है, तो यहाँ है एक स्वेज कनाल। इस स्वेज कनाल से आप यूरोप और एशिया के बीच में ट्रेड कर सकते हो, और ये इजिप्ट के कंट्रोल में एक तरह से रही है हिस्टोरिकली। तो इजिप्ट के पास काफ़ी ज़्यादा पावर थी इस रीजन में, और इजिप्ट ना कई सारे वाटर एग्रीमेंट्स का सहारा देता है। भाई उस एग्रीमेंट के हिसाब से कई चीज़ें हम डिसाइड करेंगे, जबकि रिवर निकल इथोपिया से रही है पहले तो, इस साइड वाली ब्लू नाइल वाली, लेकिन यहाँ पर हमेशा से ही इजिप्ट में दादागिरी करता आया है। पर अभी हालत थोड़ी खराब चल रही है इजिप्ट की, तो इथोपिया थोड़ा पावरफुल हुआ है कुछ मायनों में। तो उसका कहना है भैया हम तो यहाँ डैम बनाएंगे, तुम्हें जो करना है कर लो। तो पहला इशू तो वो है। और इनका कहना है कि इजिप्ट जो ना दो एग्रीमेंट है 1929 के और 1959 के, इन नाइल वाटर एग्रीमेंट्स की बात करता है। इथोपिया कहता है भैया हम इसको मानते ही नहीं। तो पहली बात, तब हम आज़ाद नहीं थे, 59 में भी तुम्हारा वर्चस्व ज़्यादा था, हमारी डोमिनेंस कम थी, तो हम तो मानते ही नहीं उसको। तो एक चीज़ को लेकर लड़ाई यहाँ चल रही है। दूसरी लेक टाना, लेक टाना कहाँ है? जहाँ से ब्लू नाइल निकलती है, और ये यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो ध्यान रखिए जब भी आप इथियोपिया की बात करें तो इथियोपिया में सबसे पहले ध्यान रखना एक तो चीज़ ब्लू नाइल, ब्लू नाइल से जुड़ा हुआ मामला। ब्लू नाइल कहाँ से निकली? लेक टाना से। किस रीजन से निकली? फिर वहाँ ये गर्ड डैम किस जगह बना? कहाँ पर ब्लू और वाइट नाइल मिलती है? एक तो क्लियर ये हो गया। दूसरा, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत सारे हैं इथोपिया के। कॉन्फ्लिक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो एक देखो, ये जो मैप देखो यार, देखो यही है ना बेनिशगुल गुमुज का रीजन, यहीं पर तो डैम की बात हुई है सूडान के बॉर्डर के पास। तो यहाँ बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा इलाका अच्छा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है टिग्रे की बात अगर आए तो टिग्रे इज अ रीजन इन इथियोपिया। ये देखो यहाँ है टिग्रे। फिर एक अफार का इलाका है, यहाँ अफार, यहाँ पर एक अफार ट्राइंगल भी है, वो इलाका है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इस इलाके में अम्हारा में कहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। यहाँ पर सिविल वॉर या काफ़ी समय से लड़ाइयाँ होती रही हैं, क्योंकि या तो कभी फेमाइन आ गया है, कभी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। तो इथोपिया से जुड़े हुए कुछ इलाके हैं, अफार, अम्हारा और टिग्रे। आपसे पूछा जाए अफार, अम्हारा, टिग्रे कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है ये देखो यहाँ जो इरिट्रिया है ना, ये मैप देखो यहाँ, ये सोमालिया है, ये इथोपिया है, इथोपिया इज लैंडलॉक्ड। इथोपिया के ऊपर जो देश है उसका नाम है इरिट्रिया, और इसी रीजन में आपका यहाँ इलाका है टिग्रे का, जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट रहता है टिग्रे का। इधर आपको मिलेगा अम्हारा का रीजन, और यहीं आपको अफार मिलेगा। अफार का केस कुछ ऐसा है कि कहा यह जा रहा है कि ये इलाका पूरा टूट के ना अलग हो जाएगा, पूरा अफ्रीका यहाँ से। यहाँ इसको इस मैप पे देखते हैं, यानी ये कहा जा रहा है कि यहाँ से टूट के ही शायद ये अलग हो जाएगा इलाका। तो वो एक अफार ट्रायंगल की बात वहाँ भी है। तो पर यहाँ भी अफार का इलाका है जहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो रखा है। तो इथोपिया से जुड़ी हुई जो बातें आपको याद रखनी है, ये देख रहे हैं लेक्स हैं, लेक्स हैं, लेक्स हैं, लेक्स टूट के अलग होने की बात यहाँ पे की जा रही है। पहली बात, ब्लू नाइल का लेके कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ब्लू नाइल। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट की बात की मैंने, 3 इलाके बोले आपको, अफार, अम्हारा, और तीसरा कौन सा था? टिग्रे। अब देखो इसके अगर आप फिजिकल मैप को देखो तो यहाँ पर आपको दनाकिल डेजर्ट मिलेगा ऊपर, अफार के ठीक ऊपर। अफार के ठीक ऊपर है आपको दनाकिल डेजर्ट। यहीं पर आपको लेक टाना दिख रही है। लेक टाना इज द ऑरिजिन ऑफ ब्लू नाइल। यहाँ पर ये बना रहे हैं क्या? जर्ड, जो बन चुका है ऑलमोस्ट। और यहीं पर है ग्रेट रिफ्ट वैली। देखो ये है ग्रेट रिफ्ट वैली। कहा जा रहा है इसी हिस्से से शायद ये इलाका कुछ 100 सालों में टूट के अफ्रीका शायद अलग ना हो जाए, तो उसके लेकर बात चल रही है। और ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो इसने भी अपना तिकड़म भिड़ा के क्या किया है इथोपिया ने, इथोपिया के आगे है सोमालिया। सोमालिया में झगड़े लड़ाई करवा के उसने एक एक्सेस भी ले लिया है। रोड, एक पोर्ट है पोर्ट बेरबरा का। पोर्ट बेरबरा इज इन सोमालिया, जिसका एक्सेस मिल गया है इथियोपिया को, क्योंकि इथियोपिया ने वहाँ कुछ कॉन्फ्लिक्ट करा के इलाका अपने पास सिक्योर करवा लिया। तो जब भी बात आए भैया इथियोपिया की, अपने को चीज़ें याद रखनी है, लेक टाना, अम्हारा, अफार, टिग्रे, ठीक है।
आपको याद रखना है कि बेनिशंगुल गुमुज का रीजन कहाँ पर है, ब्लू नाइल कहाँ से निकलती है, क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट है, खार्तूम में क्या है। तो ये सब चीज़ें याद रखोगे तो आपको कम से कम पता रहेगा, अच्छा ये इलाका तो मेरा क्लियर है। एक एक करके आप करोगे तो आपको रिवीजन ईजी हो जाएगा। इसके अलावा जो मैंने 3 इलाके बताए, अम्हारा कहाँ है, नॉर्थ में, टिग्रे नॉर्दर्न मोस्ट रीजन, इरिट्रिया के पास है, ये सूडान के पास है हमारा। फिर अफार ट्राइंगल, ये डानाकिल डिप्रेशन भी कहता है, डानाकिल डेजर्ट का इलाका जो हमने देखा, जहां पर 3 प्लेट मिलती है, नूबियन, सोमालियन, अफ्रीकन, और तीनों एक दूसरे को खींच रही है, तो इसलिए कहा जा रहा है ये रिफ्ट करके अलग हो सकती है। तो ध्यान रखना इन जगहों को इथोपिया के रिलेटेड, ठीक है। आई होप इथोपिया इस तरह से आपको याद रहेगा। कॉन्फ्लिक्ट रीजन, जोग्राफिकल रीजन, कौन कौन से डेजर्ट हैं, लेक टाना है, और एक और इंपॉर्टेंट लेक है, लेक अबाया। देखो यहाँ लेक अबाया भी है, इधर लेक अबाया, और लेक चियो आपको दिखेगी नीचे की तरफ, लेक रुडोल्फ भी यहाँ पर बॉर्डर कर रही है। तो ऐसे लेक्स अक्सर जोग्राफी में आप पढ़ते हो, तो मेरा सजेशन होगा कि जोग्राफिकल एस्पेक्ट में, जोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस इलाके को थोड़ा आप डिटेल में पढ़ लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेनेजुला की। अब वेनेजुला एक ऐसा देश है जहां पर विपत्ति आई ही रहती है। दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व इनके पास है, लेकिन अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा यहाँ पर अर्थक्वेक बैक टू बैक आया है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर राहत सामग्री भेजी है। तो अब ये हाई सेस्मिक जोन में है, हाई सेस्मिक एक्टिविटी होती रहती है, तो यहाँ पर इसके चांसेस थे, और ऐसा ही कुछ हुआ है। पर सवाल ये कि वेनेजुला की जब बात आती है, सो डू यू हैव एन आइडिया कि वेनेजुला के आसपास कौन कौन सी कंट्री है? तो वेनेजुला इज अ कंट्री लोकेटेड इन साउथ अमेरिका। इसके पास है ब्राजील, गयाना, कोलंबिया, कैरिबियन सी और अटलांटिक सी। तो देशों की बात करें तो वेनेजुला के आसपास ज्यादा देश नहीं है। ये अगर एक तरफ आओ तो देखो, ये ऊपरी जो हिस्सा है ना वो है साउथ अमेरिका का। अगर यहां आ जाओ तो यहां पर आपको दिखेगा ब्राजील, कोलंबिया, कोलंबिया के बाद ये मान लो आपका इलाका है वेनेजुला का। वेनेजुला के बाद यहां आएगा आपका गयाना, और बस इतनी सी इसकी बाउंड्री कंट्री है। बाकी उस तरफ कैरिबियन, एक तरफ अटलांटिक। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ है कोलंबिया, इधर वेनेजुला, इधर गयाना, इस तरफ अटलांटिक ओशन है, यहाँ पर कैरिबियन सी है। तो बस इतना इलाका, इसके आसपास 3 कंट्रीज हैं, एक तरफ कोलंबिया है, एक तरफ गयाना है, एक तरफ ब्राजील है, जिसमें इनका झगड़ा कोलंबिया के साथ जबरदस्त, गयाना के साथ जबरदस्त हो रखा है। तो वेनेजुला में क्या है कि ऑयल रिजर्व बहुत सारे हैं, बहुत बड़े ऑयल रिजर्व हैं, पर दिक्कत ये रही कि इन पर हमेशा अमेरिका सैंक्शंस लगा के रखता था। और यहाँ पर सैंक्शंस, अमेरिकन सैंक्शंस, कि अमेरिका कहता था कि भाई इनके साथ अगर ट्रेड करोगे तो आप हमारे साथ ट्रेड नहीं कर पाओगे, यूरोपियन कंट्रीज के साथ ट्रेड नहीं करने देंगे, आपको डॉलर्स की अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी। इस चक्कर में कई देश वेनेजुला के साथ ट्रेड करने से थोड़ा बहुत डरते आए हैं। अब वेनेजुला से ट्रेड करने से डर लग रहा है तो क्या होगा? तो वेनेजुला से ट्रेड को लेकर डर लगने की वजह से वेनेजुला के साथ कोई ट्रेड नहीं करना चाहता, और यहां पर एक तरह की डिक्टेटरशिप भी रही है, और जिनकी पॉलिसीज कुछ ऐसी रही जिसने वेनेजुला को और गर्त में धकेल दिया। और उसके बाद हाल में इनकी दुश्मनी अमेरिका से रही है, तो अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने भेजा, इनके राष्ट्रपति को अगवा करवा लिया, और अपनी एक तरह से अपॉइंटेड प्रेसिडेंट को यहाँ छोड़ रखा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ी, इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, लोगों का वजन घट गया देश भर में, क्योंकि इतनी गरीबी आई, जबकि पर कैपिटा इनका पोटेंशियल इतना है क्योंकि तेल और गैस इतनी ज़्यादा है इनके पास। तो रिसेंट टाइम्स में क्या हुआ है, अचानक से यहाँ पर भूकंप बहुत बड़े बड़े आए हैं, तो उससे जुड़े हुए कुछ लोकेशंस के कुछ एस्पेक्ट है वो ध्यान रखना। तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पर एक बहुत बड़ी ऑयल और गैस की फील्ड है, उस फील्ड का नाम है, यहाँ जो देख रहे हो ये इलाका, ये है ओरिनोको पेट्रोलियम बेल्ट। ये ओरिनोको रिवर है यहाँ पर वेनेजुला में, उसके पास बहती है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ वेनेजुला से जुड़ा हुआ मामला पहला ओरिनोको बेल्ट है यहाँ पर, जो बहुत सारी ऑयल और गैस का भंडार जहाँ पर है, ठीक है। सो रिमेंबर दिस, ओरिनोको बेल्ट। अब ओरिनोको बेल्ट में जमकर आप यहां से ऑयल गैस की फील्ड है, और इनके ना इरादे भी कुछ कभी कभी खराब रहते हैं। इनके पड़ोस में गयाना है। अब गयाना में देखो, यहाँ एक रिवर बह रही है बीच में से, इसको बीच बीच बांट रही है। इस रिवर का नाम है एसेक्यूबो। और इनका पता है क्या इरादा है? इनका इरादा है कि ये जो पूरा इलाका है ये हम कब्जे में ले लें। इनका कहना था कि देखो, गयाना को हाल में यहाँ पर बहुत बड़ा एक ऑयल फील्ड मिला इस इलाके में, समंदर में। तो अगर ये इलाका गयाना का है ये देश, तो यहाँ से लेके 200 नॉटिकल माइल तक जो भी चीज़ डिस्कवर होगी, ऑयल गैस, वो इनको मिल जाएगी। उसके बाद ना वेनेजुला का हिस्टोरिकल क्लेम रहा है कि देखो, आपके देश में जो रिवर बहती है, इस रिवर तक हमारी अंपायर कुछ सालों पहले, कुछ 150 साल पहले रहा करती थी, तो हमारा ये इलाका है भैया, हमें ये इलाका दे दो। और उनका कहना है कि एसेक्यूबो रिवर तक आपकी बाउंड्री है, मतलब इतना ही देश आपका, इधर वाला। इनका कहना है ये जो बाकी का हिस्सा है ये हमको दे दा, ये हमारा इलाका है। ये वाला हिस्सा वो कहते हैं इतना ही तुम्हारा है, ये वाला इलाका जो है ये
ये वो क्लेम करते हैं भैया ये हमारा है, हमको दे दो। तो इन्होंने एसेक्यूबो रिवर पे भी कब्जा जमाने की कोशिश की थी कि भाई ये इलाका हमारा है, तो वहां इनका कॉन्फ्लिक्ट है। और क्यों वजह, क्यों इनको अपनी मौत आ रखी है, देश में तबाही मच रखी है, तो फिर क्यों दूसरे पे नजर मार रहे हैं? क्यों? इनको और तेल की चाहत है कि भैया यहाँ पर तेल मिल जाएगा, तेल का कुआं, तेल का गैस फील्ड में मिल जाएगा। हिस्टोरिकल क्लेम इनका इसलिए भी है क्योंकि पहले पूरा इलाका कॉलोनाइज हुआ करता था, तो शायद 1800 से लेकर 1900 के बीच में भी इस इलाके पर इनका थोड़ा वर्चस्व ज्यादा रहा है। इट्स अ फैक्ट। बट गयाना की आज की रियलिटी दूसरी है, उसको तेल वेल भी मिला है, तो वो एक विवाद था ही कि तब तक इनके राष्ट्रपति को अगवा कर लिया गया, तो चीजें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। एक तो इशू वो आ गया। तो वेनेजुएला से जुड़ा हुआ मामला जो नॉर्मली पता होना चाहिए आपको कि ऑयल का भंडार इनके पास, और इनको पेट्रोलियम बेल्ट की बात करें, ऐसे क्यूबो रीजन की बात करें जहां पर बहुत सारा रिसोर्स मिलता है, उसको लेकर भी डिस्प्यूट है। बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात करें तो वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो आई होप आपको वेनेजुएला याद रहेगा, ओरिनोको बेल्ट क्या क्या चीजें हैं वो सारी याद रहेंगी। अगले टॉपिक की तरफ आते हैं और बात करते हैं एक और देश के बारे में जो है कतर। फुटबॉल वर्ल्ड कप भी खेल रहा है कतर। तो यहाँ पर एक जगह है रस लफान इंडस्ट्रियल सिटी। यहाँ पर एक दुनिया का सबसे बड़ा एक तरह कह सकते हैं एलएनजी का सप्लाई है, और यहाँ पर अचानक से एक एक्सप्लोजन हुआ, आग लग गई। अब इस एक्सप्लोजन और आग लगने के बाद सीधा सीधा सवाल उठता है, क्या भाई ईरान इसमें इन्वॉल्व था या नहीं? तो ईरान की इन्वॉल्वमेंट को लेकर एक सीधा सीधा सवाल यहाँ पर उठना शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक कुछ क्लैरिटी इसके ऊपर है नहीं। तो पहले देख लो रस लफान इंडस्ट्रियल सिटी कहाँ पर है। सो इट इज जस्ट नियर कतर, जस्ट इन कतर, जस्ट नियर दोहा जो उनकी कैपिटल है, और ये पर्शियन गल्फ के नॉर्दर्न कोस्ट पर है। दुनिया का सबसे बड़ा हब है एलएनजी का, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का। तो यहाँ अगर कुछ गड़बड़ होती है तो भारत में भी और दुनिया भर में इसका प्रभाव पड़ता है। देखो कतर का इलाका ऐसा दिखेगा आपको, यहाँ पर साउथ पर्स गैस फील्ड है, और यहाँ आपको नॉर्थ दीम गैस फील्ड, और यहाँ है रस लफान। रस लफान में ढेर सारा एलएनजी का सप्लाई होता है, और यहीं से आपका सारा एलएनजी निकल के हॉर्मुज को पार करके, यहाँ देखो हॉर्मुज को पार करके ऐसे इंडिया आओ, इधर से घुसते आप यूरोप चले जाओ। तो ये सब बहुत वाइटल लोकेशंस हैं जहां पर इस तरह की घटनाएं होने से काफी दिक्कत हो सकती है। तो वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट जो एलएनजी फैसिलिटी है, दुनिया का लगभग 20% एलएनजी सप्लाई यहीं से मिलता है। तो ध्यान रखना, साउथ पार्स की जब बात आए, साउथ पार्स तो क्या है ये? साउथ पार्स दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस का रिजर्व है, नेचुरल गैस फील्ड। नेचुरल गैस फील्ड दुनिया की सबसे बड़ी अभी यही है जहाँ नेचुरल गैस मिलती है, और ये असल में दो देशों में बटा हुआ है। आधा हिस्सा इसका ईरान के पास है, आधा इसका हिस्सा कतर के पास है, और दोनों के बीच में खूब भिड़ंत होती रहती है इस चीज को लेकर भी। लेकिन अब ये हमला, और पर्शियन गल्फ के इलाके में ऑलरेडी ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान ने यही इसी को बंद करके रखा हुआ है कि अगर कोई निकलेगा तो भैया पहले हमें टैक्स दो, तभी हम आपको निकलने देंगे, और इसी को लेकर वो अमेरिका से भिड़ा हुआ है। तो वो चीज यहाँ पर है, इसका ध्यान रखना है आपको। साउथ पार्स गैस फाइंड कहाँ पर है? तो साउथ पार्स गैस फील्ड इज इन पर्शियन गल्फ। आपको दूसरी चीज जो ध्यान रखनी है वो रस लफान जो गैस फील्ड है या रस लफान सिटी है, वो किस देश की है, उसका क्या रेलेवेंस है, क्यों पर्शियन गल्फ इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको पता लगता है कि भाई रस लफान जैसे इलाके में आग लग गई है तो कितना रेलेवेंट ये हो जाता है। ठीक है, इसके आसपास के कई सीरीज को हमने पहले भी कवर किया है, तो ध्यान रखिएगा जो लोकेशंस है उसके बारे में थोड़ा अवेयर रहिए। एक टॉपिक और आता है अब कच्चतीवो आइलैंड के बारे में। अब कच्चतीवो आइलैंड क्यों फिर न्यूज में आया? देखो, श्रीलंका के एक मंत्री ने बोल दिया, एक लेजिस्लेचर ने बोल दिया कि कच्चतीवो आइलैंड जो है ना वो श्रीलंका का है, और इसलिए इस पर तो कोई बात होनी नहीं चाहिए। अब सवाल क्या, कच्चतीवो है कहाँ? तो इंडिया और श्रीलंका के नीचे अगर आप देखते हो तो यहाँ पर एक इलाका आता है, इधर यह नॉर्दर्न श्रीलंका है, और रामेश्वरम के पास यहाँ एक छोटा सा आइलैंड है, विच आइलैंड इज कच्चतीवो आइलैंड। ये कच्चतीवो आइलैंड इंडिया ने, कहा जाता है कि पाक स्ट्रेट के जस्ट पास में है, और ये इंडिया ने श्रीलंका को दे दिया। इंदिरा गांधी ने 1974 के एग्रीमेंट में श्रीलंका को दे दिया, और जब ये एग्रीमेंट हुआ तो ये उनको दे दिया गया। पर ये बोला गया था कि इस आइलैंड के ऊपर इंडियन फिशरमैन की फिशिंग राइट्स होंगी, इंडियन फिशरमैन की रेस्टिंग नाइट्स होंगी, इंडियन फिशरमैन अपने जाल को सुखाने के लिए, नेट्स को ड्राई करने के लिए यहाँ पर रुक सकते हैं। और 1976 में उसके बाद इंडिया श्रीलंका के बीच में एक मैरीटाइम एग्रीमेंट भी और हुई थी, जिससे कि बोला गया था कि एक दूसरे के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में और टेरिटोरियल वाटर में बिना परमिशन के कोई मछुआरा मछली नहीं मार सकता। ध्यान से सुनिए, इंडिया है, श्रीलंका है, क्या हुआ? देखो यहाँ पर रामेश्वरम है, यहाँ है कच्चतीवो आइलैंड। तो अगर टेक्निकली देखा जाए ना तो ये इंडिया के वाटर्स के अंदर आता है, इन इंडियन वाटर्स। तो अगर इंडिया पुश करता तो शायद इंडिया को मिल जाता, लेकिन 1974 में क्या हुआ, इंडिया और श्रीलंका के बीच में एग्रीमेंट होती है। उस एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, वो कच्चतीवो श्रीलंका को दे देती है कि भैया अगर हम कच्चतीवो श्रीलंका को नहीं देंगे तो पाक स्ट्रेट, ये जो इलाका है, ये स्ट्रेट का जो इलाका है, इस स्ट्रेट में बाउंड्री सेट करने में दिक्कत हो रही थी। तो हमने कहा चलो भाई ठीक है, ये वाला हिस्सा तुम रख लो, वैसे भी अनएबिटेटेड है। और कहा यह गया था उसमें कि जो इंडियन फिशरमैन है
इंडियन फिशरमैन के दो तरह की राइट्स होनी चाहिए। एक, इंडियन फिशरमैन के पास इस आइलैंड के आसपास फिशिंग की राइट्स प्रोटेक्टेड रहेंगी और रेस्टिंग राइट्स प्रोटेक्टेड रहेंगी। लेकिन उसके बाद 1974 में पहले हमारी मैरीटाइम बाउंड्री डिसाइड हो गई कि हमारा बाउंड्री यहाँ तक है, आपकी बाउंड्री वहाँ तक है। और इंटरनेशनल नॉर्म्स में ना एक चीज़ होती है, जैसे इंडिया है ये, तो इंडिया के देश की बाउंड्री जहाँ खत्म होती है वहाँ से लेके 12 नॉटिकल माइल तक जो भी इलाका होता है समंदर का, वो होता है आपका टेरिटोरियल सी। यानी जो कानून आपके ज़मीन पे चलते हैं लगभग वैसे ही कानून आपके उस हिस्से में चल सकते हैं, उसे कहते हैं टेरिटोरियल सी। और आपकी ज़मीन से 200 नॉटिकल माइल तक जो इलाका होता है वो होता है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ। यानी ये वो इलाका है जिस इलाके में अगर गैस मिली, ऑयल मिली तो वो आपका होगा। तो अब मान लो इंडिया के जस्ट नीचे तो श्रीलंका है, तो इनके तो आपस में टकरा जाएंगे EEZ और ये टेरिटोरियल सी, तो इनके बीच में एग्रीमेंट करना ज़रूरी था। तो एक तो हमने 1974 में पहले सोचा कि चलो भाई हम एक एग्रीमेंट करके अपनी बाउंड्री सेटल करते हैं, मैरीटाइम बाउंड्री। तो उसकी सेटलमेंट में इंडिया ने सीड कर दिया आइलैंड कच्छतीवू उनको। तो अभी उसके ऊपर विवाद है कि गवर्नमेंट ऐसा कर ही नहीं सकती कि भारत की टेरिटरी किसी और को दे दे। दूसरी, 1976 में आपने एक और एग्रीमेंट किया ये इंश्योर करने के लिए कि भैया यहाँ पर जो हमारा EEZ है और श्रीलंका का EEZ है वो किसका कहाँ तक होगा। तो एग्रीमेंट्स असल में इस हिसाब से हुए थे कि भाई चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएं कि इंडिया का क्या है और पाकिस्तान का क्या है या श्रीलंका का क्या है। हर देश के साथ हमें करना पड़ता है जिसके साथ हमारी बाउंड्री टच होती है। तो श्रीलंका के साथ 96 में एग्रीमेंट हुआ है, पर श्रीलंका उसी का बहाना लेकर ये बोलता है कि देखिए ये तो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ये हमारा टेरिटोरियल वाटर है, कच्छतीवू आइलैंड हमारा है, तो आपके फिशरमैन यहाँ पर आके फिशिंग कर ही नहीं सकते, केवल अपने जाल को सुखाने के लिए इस आइलैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको लेकर कच्छतीवू हमेशा मुद्दों में बना रहता है। इट्स अ बिग बिग कंसर्न। ठीक है, तो कच्छतीवू तो इस हिसाब से आप याद रखिए। फिर अगला आ गया लिपुलेख पास। लिपुलेख पास कहाँ है? लिपुलेख पास इंडिया नेपाल के बॉर्डर पर है, इंडिया चाइना के बॉर्डर पर, जहाँ से अब अचानक से इंडिया ने ट्रेड दोबारा स्टार्ट किया। कोविड के टाइम ये बंद हो गया था। तो लिपुलेख पास इज एन इंपॉर्टेंट रूट जहाँ से ट्रेड होता है, जहाँ से कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है। लेकिन बवाल यह है कि अचानक से चाइना और इंडिया का ये इलाका है जिसको अचानक से नेपाल ने बोला भाई हमारा है यहाँ पर। नेपाल इसको क्यों क्लेम कर रहा है पहले वो देखो। तो पहले एक चीज़ समझो, एक 1816 में ट्रीटी ऑफ सिगोली होती है। उस ट्रीटी ऑफ सिगोली के अंदर डिसाइड होता है कि जो महाकाली रिवर है या फिर जिसे काली या शारदा भी कहा जाता है, वो रिवर इंडिया और नेपाल की बाउंड्री बनाती है उत्तराखंड की साइड से। ठीक है, इस तरफ से, यहाँ देखो यहाँ से। तो जो एग्रीमेंट हुआ था उसके हिसाब से डिसाइड हुआ था कि मान लो ये बोला गया कि मान लो ये एक पॉइंट है जिस पॉइंट से काली रिवर शुरू हो रही है। देखो उस मैप में देखो ऊपर नेपाल नहीं है ना, नेपाल तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ऊपर नेपाल नहीं है ना, नेपाल यहाँ से आ रहा है। उससे ऊपर क्या है? इंडिया चाइना है, तिब्बत का इलाका है। तो कहा यह गया कि जहाँ से महाकाली शुरू होती है, मान लो यहाँ से महाकाली शुरू होती है, तो इस महाकाली की शुरुआत होने वाले पॉइंट से, सॉरी इसको मैं ठीक से थोड़ा एक बार बनाता हूँ। महाकाली अगर यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो इस महाकाली के पॉइंट से इधर नेपाल है, इधर इंडिया है, और इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर तो इंडिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है वहां। ठीक है, इसके ऊपर का इलाका तो इंडिया का ही है। ठीक है, अब देखिए गेम कहाँ हुई बिगड़ी हुई। ठीक है, ये इलाका ऑब्वियसली, ये इलाका किसका है? ऊपर, नेपाल से ऊपर। नेपाल इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होगा, इसके ऊपर इंडिया है। और ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन का नाम है काला पानी। भारत ने कहा, ट्रीटी ऑफ सिगोली में लिखा है कि यही मतलब जहाँ से ये शुरू होती है काली, वहाँ से आपका देश स्टार्ट होता है, ये काला पानी है। काला पानी के ऊपर एक जगह है ये लोकेशन, दिस इज लिपुलेख। तो लिपुलेख किसका हो गया? भारत का हुआ, क्योंकि नेपाल तो नीचे से स्टार्ट हो रहा है। अब नेपाल ने क्या क्लेम कर दिया? देखो भैया, असल में वो जगह जो रिवर ना यहाँ से ओरिजिनेट करती ही नहीं। हम मानते हैं काला पानी इज द ऑरिजिन पॉइंट ऑफ काली रिवर, ऑरिजिन पॉइंट ऑफ महाकाली। हमने कहा कि यही महाकाली का ऑरिजिन पॉइंट है और इसी को हम मानते हैं, ऊपर हम मानेंगे नहीं। तो उस हिसाब से ये ऑरिजिन पॉइंट है और दोनों इसको मानते भी थे। और इसके पास ही लिपुलेख पास है, तो इंडिया चाइना के बॉर्डर पर ये पास हो गया लिपुलेख पास, और इसी पास से इंडिया चाइना ट्रेड भी किया करते थे। और इंडियन फोर्सेस भी 1950 से वहाँ खड़ी है। लेकिन अचानक से नेपाल ने क्या क्लेम किया कि देखो ये वो जगह ही नहीं है जहाँ से रिवर निकलती है। इनका कहना है कि असल में देखो भाई, यहाँ ऊपर एक जगह है, यहाँ से महाकाली रिवर आ रही है। उनका कहना है यहाँ एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है, सॉरी इस पॉइंट का नाम है लिम्पियाधुरा। इनका कहना है यहाँ पर देख रहे हो ग्रीन वाली लाइन, असल में ये वो रिवर है। और उन्होंने क्लेम क्या ठोक दिया? ये क्लेम ठोक दिया कि ये वाला, ये जो रिवर है ये असल में यहाँ से स्टार्ट नहीं होती है, ये रिवर यहाँ से स्टार्ट होती है।
और उन्होंने बोला ये जो एरिया है, ये जगह जहां से स्टार्ट हो रही है, इसका नाम है लिम्पियाधुरा, लिम्पियाधुरा। सो नेपाल क्लेम करता है कि देखो लिम्पियाधुरा से रिवर स्टार्ट हो रही है, ना कि काला पानी से। तो क्योंकि रिवर लिम्पियाधुरा से पास हो रही है तो नेपाल की टेरिटरी यहां से नहीं है, नेपाल यहां से, ये जो पूरा इलाका है ये भी नेपाल का है, कि यहां से रिवर स्टार्ट हो रही है तो यहां से लेकर यहां तक का इलाका हमारा है। और क्योंकि ये इलाका हमारा है, रिवर के ईस्ट में सिगोली के अंदर ये बोला गया था कि अगर काली रिवर है या महाकाली है तो उसके ईस्ट में जो भी इलाका है, ईस्ट नेपाल का है और वेस्ट जो है इंडिया का है। तो हमने कहा ठीक है भाई, यहां से रिवर स्टार्ट हो रही है, ईस्ट तुम्हारा वेस्ट हमारा। इनके कहना नहीं भाई, रिवर यहां से स्टार्ट नहीं हो, रिवर यहां से स्टार्ट हो रही है, ये रिवर है। तो आप सोचो कि जब हम कह रहे हैं कि ये महाकाली रिवर है तो नेपाल क्यों क्लेम कर रहा है कि ये उसका रिवर है? असल में हो ही गया है। देखो ये इलाका है ना गुंजी का, यही वो इलाका है। यहां पर एक और रिवर बहती है, इसका नाम है यंगता कुती, ठीक है, यंगता कुती। ये कुती, यंगता कुती, ये कुछ और है, ये एक तरह की ट्रिब्यूटरी है। तो यंगता कुती रिवर को ही अचानक उसने क्लेम कर लिया यही काली रिवर है, जबकि वो खुद में काली रिवर नहीं है, वो रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। जैसे अगर आप देखो दिल्ली शहर जो है वो यमुना के किनारे बसा है, दिल्ली के किनारे, मुंबई गंगा के किनारे नहीं बसा है। यमुना चलती हुई जाती है और बाद में जाकर गंगा से मिलती है, लेकिन यमुना एक अलग रिवर है जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। उसी प्रकार से एक अलग रिवर है जो काली की ट्रिब्यूटरी है, काली शुरू होती है काला पानी से। लेकिन नेपाल ने फायदा उठाया इस बात का, कहा है भाई देखो ये ट्रिब्यूटरी नहीं, असल में यही काली रिवर है, और ये अगर महाकाली रिवर है तो ये इलाका हमारा हुआ, तो लिपुलेख पास हमारा है, लिम्पियाधुरा हमारा है, काला पानी भी हमारा है। और भारत और नेपाल को बोला, नेपाल ने भारत और चाइना को बोला कि देखो किसी हाल में आप हमारे इलाके से ट्रेड नहीं कर सकते। ये दर्शाता है कि कैसे नेपाल इस टेक्निकलिटी का फायदा उठा के क्लेम करना चाह रहा है कि हमारा इलाका है। तो इस चीज में 2-3 चीजें ध्यान रखो। भारत क्या कहता है, काला पानी से किसका ओरिजिन पॉइंट है, महाकाली रिवर काला पानी से शुरू होती है। लेकिन नेपाल कहता है कि नहीं, ये लिम्पियाधुरा से शुरू होती है, और अगर ये लिम्पियाधुरा से शुरू होगी तो इसीलिए लिपुलेख भी हमारा, काला पानी भी हमारा। और भारत और चाइना को लिपुलेख से ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो वो एक विवाद यहाँ नेपाल के साथ, कच्चितीवी का विवाद हमारा श्रीलंका के साथ। तो ये हमने देखा। अब देखो ये जो टॉपिक है काला पानी वाला, बहुत ही क्लियरली आप समझ सकते हो कि भाई पूरी कहानी किस चीज की है। ये क्या जगह है, काला पानी, और इसी काला पानी के आसपास विवाद था, ये बाउंड्री बनाता था। लेकिन नेपाल क्या क्लेम कर रहा है, भाई यहां नहीं, हमारा ये पूरा इलाका है लिम्पियाधुरा का। उन्होंने कहा यहां से रिवर बहती है, यहां से रिवर नहीं बहती है, तो इसलिए वो इस रीजन को क्लेम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहां पर क्योंकि हमारा, तो ये लिपुलेख पास भी हमारा है। इतनी सी कहानी है। तो बाकी ये इस टॉपिक की डिस्कशन हुई। आप डिटेल में चाहें तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल पारस झा 123 ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको IR मैपिंग से जुड़ी हुई सारी चीज़ें मिल जाएंगी, करेक्ट जो पॉइंट्स नोट्स वगैरह हैं। आप हमारा चैनल PW ओनली एज ज्वाइन कर सकते हैं। और इतना करने के बाद आपको एक जगह और जाना है जो हमें देखने हैं, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी प्रैक्टिस क्वेश्चंस, नॉट प्रीवियस क्वेश्चन। आप बताइए क्या सही आंसर है। ब्लू नाइल बन रही है बेनिशगुल गमस के रीजन में, इथोपिया में, सही है गलत है? बिल्कुल सही है, सूडान के पास बन रही है। ब्लू नाइल 85% फ्लो करती है, बिल्कुल सही। डैम इज लोकेटेड अपस्ट्रीम ऑफ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ व्हाइट नाइल एंड ब्लू नाइल एट खार्तूम। ये स्टेटमेंट गलत है या सही है? मेरा आपसे सवाल है, क्या ये सही है या गलत है? बताइए, इज इट करेक्ट और नॉट? एक और क्वेश्चन देखिए, टिग्रे नॉर्दर्न मोस्ट रीजन है, लेक टाना व्हाइट नाइल का सोर्स है? नहीं है भाई, ब्लू नाइल का सोर्स है। अम्हारा में सिमिल माउंटेन नेशनल पार्क है। कितने इसमें से करेक्ट है, एक या दो या तो ऑल थ्री? अब मुझे आप इन तीनों का आंसर बताइए क्या सही है। ये हमने पढ़ा ना, सब कुछ सारी चीजें डिस्कस करी। अब जरा बताइए जो आपने आंसर गेस किया वो सही है या गलत। तो ये थी आज की डिस्कशन। देखने के लिए धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW ओनली IAS एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।